अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मामला था जिसने भारत की संसद को महीनों तक ठप कर दिया था, जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, कैग और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को एक साथ सक्रिय कर दिया और जिसकी गूंज एक दशक से भी ज़्यादा समय तक सुनाई देती रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है उस विवाद की जिसे मीडिया ने कोयला घोटाला या कोलगेट नाम दिया। लेकिन क्या वास्तव में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था? क्या सरकार ने देश का नुकसान किया था? क्या सभी आरोपी दोषी साबित हुए? और हर हाल में वर्षों में अदालतों में क्या हुआ? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इंडियन नरेटर। हम शुरू करेंगे ये कोयले घोटाले की कहानी जो आखिरकार अब पूरी हुई है। हम जाते हैं आज से 3 दशक पहले। कोयले को अक्सर काला सोना कहा जाता है। भारत के बिजली घरों, स्टील उद्योगों, सीमेंट फैक्ट्रियों और कई बड़े कारखानों की रीढ़ कोयला रहा है। आज भी भारत की बड़ी मात्राएं बिजली कोयले से बनती है। यही कारण है कि कोयला केवल एक खनिज नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। लेकिन सवाल यह था कि इस कोयले पर अधिकार किसका था, सरकार का या निजी कंपनियों का? आपसे कहा था कि हम 3 दशक पहले जाते हैं तो 1993 में केंद्र सरकार की एक नीति लागू हुई। सरकार ने कुछ निजी और सार्वजनिक कंपनियों को कैप्टिव कोल ब्लॉक आवंटित करना शुरू किया। इसका अर्थ था कि यदि किसी कंपनी को स्टील प्लांट, बिजली घर या सीमेंट फैक्ट्री चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत हो तो एक विशेष तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन एक शर्त थी, यह कोयला केवल अपने उद्योगों के उपयोग के लिए होगा, खुले बाजार में से नहीं बेचा जाएगा। उस समय यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प होती है। उस समय कोयला ब्लॉकों की नीलामी नहीं होती थी, कंपनियाँ आवेदन देती थीं, फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी विभिन्न मापदंडों जैसे परियोजनाओं के बारे में उनकी स्थिति, क्षमता और कोयले की आवश्यकता को देखकर सिफारिश करती थी और ये ठेका मिल जाया करता था कोयले का। कई वर्षों तक यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन समय के साथ सवाल उठते गए कि क्या यह प्रक्रिया पर्याप्त रूप से पारदर्शी है या नहीं। अब दशक आया 2000 का, यानी 2000 का वर्ष आया और भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने लगी, नई फैक्ट्रियां लगने लगी और बिजली की मांग लगातार बढ़ने लगी। अब फैक्ट्रियां बढ़ेंगी तो मांग तो बढ़ेगी ही बिजली की। सरकार पर दबाव था कि उद्योग को जल्द से जल्द कोयला उपलब्ध कराया जाए। इसी दौरान बड़ी कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन देना शुरू किया। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील संगठन जैसे यूपीए की सरकार सत्ता में आई, यानी कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और इनने कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। आलोचकों का आरोप था कि इन ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धी नीलामी होनी चाहिए, सरकार को अधिक राजस्व मिल सकता था। वही सरकार का पक्ष था कि उस समय लागू नीति के अनुसार ही आवंटन किए गए थे, उद्योगों तथा बिजली को बढ़ावा देना था। यहीं से देश की एक बड़ी बहस शुरू हो गई। अब आया साल 2006 से 2009 के बीच। विशेषज्ञ और सरकारी संस्थाओं ने सवाल उठाया कि क्या यह कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जानी चाहिए? अगर की जानी चाहिए तो अभी तक क्यों नहीं की गई? कई मंत्रालयों ने भी किया, लेकिन नीति में बदलाव तुरंत नहीं हुआ। कुछ देरी बाद बड़े विवाद का रूप ले लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही आवंटन आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित विवादों में शामिल हो सकता है। कुछ वर्षों बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट के बाद संसद में हंगामा होगा। क्या होगा इसके बारे में आपको वीडियो में बाद में बताया जाएगा। क्या वास्तव में यह बहुत बड़ा कोयला घोटाला था या जो पूरे देश में फैल चुका था, जिससे सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही थी? तो क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता था, क्या मनमोहन सिंह भी इसके जिम्मेदार थे? यदि जिम्मेदार थे तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठे? और अगर सवाल उठे भी
तो ऐसा उनके ऊपर कैग की रिपोर्ट से पूरे देश में हलचल हो गया था। साल था 2012। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, CAG भी बोलते हैं, ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच कई कोयला ब्लॉक प्रतिस्पर्धी नीलामी के बजाय चयन प्रक्रिया से आवंटित किए गए हैं। कैग का अनुमान था कि यदि इन ब्लॉकों की नीलामी की जाती तो सरकार को कहीं अधिक राजस्व मिलता। रिपोर्ट में संभावित लाभ का अनुमान लगाया गया लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कैग ने इसे सरकार की वास्तविक नकद हानि नहीं बल्कि संभावित लाभ के आधार पर किया था, आकलन लगाया था। संसद में हंगामा हुआ। जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हुआ। विपक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जवाब मांगा। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कुछ अवधि के लिए कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास ही था। सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आवंटन उस समय लागू नीति के अनुसार किए गए थे और उनका उद्देश्य देश में बिजली उत्पादन तथा औद्योगिक विकास को गति देना था। राजनीतिक टकराव इतना बड़ा कि संसद का कामकाज कई दिनों तक प्रभावित रहा और इसे मीडिया चैनलों ने में ही नाम देना शुरू कर दिया और नाम दिया कोल गेट। कौन सा? कोल गेट। हर दिन नए दस्तावेज, नए आरोप, नए बयान सामने आने लगे। विवाद और भी बढ़ता गया। देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वास्तव में देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ था? अब इसमें CBI की एंट्री होती है। विवाद बढ़ने के बाद मामला केंद्रीय ब्यूरो CBI तक पहुंचा। CBI ने अलग अलग कोयला ब्लॉक आवंटनों की जांच शुरू की। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोयला आवंटन विवाद एक अकेला केस नहीं था। इसमें अलग अलग कोयला ब्लॉकों से जुड़े अनेक स्वतंत्र मामले थे। हर मामले में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग अधिकारी और अलग अलग परिस्थितियां थीं। इसी कारण यह केस परिणाम भी अलग निकला। हर केस का परिणाम भी अलग निकला। जांच के दौरान कई निजी कंपनियां, कुछ सरकारी अधिकारियों, विभिन्न मामले, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के नाम सामने आए। जांच में मुकदमे के लिए में जिन प्रमुख कंपनियों या मामलों का उल्लेख हुआ उनमें अलग अलग समय पर कौन कौन सी कंपनियां थीं, वो थीं जिंदल स्टील एंड पावर, हिंडल्को, विनी आयरन एंड स्टील, कमल स्पॉन्ज स्टील और ग्रेन्स इंडस्ट्रीज सहित अन्य कंपनियों से जुड़े प्रकरण भी शामिल थे। कुछ मामलों में कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूछताछ हुई और गिरफ्तार किया गया। स्पष्ट करना था कि सिर्फ किसी का नाम जांच में आना या आरोप पत्र दायर होना दोष सिद्ध नहीं होता। उससे यदि जांच में नाम आया तो वो जरूरी नहीं है कि वो दोषी हो। बाद में प्रधानमंत्री जी पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि 2004 से 2009 के बीच में उनकी ही सरकार थी और कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। उन पर राजनीतिक सवाल उठने लगे। बाद में कुछ मामलों में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन बरसों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अभी हाल ही में घटित हुआ है, उसमें उन्हें अपना तालावीरा कोर्ट द्वितीय तालावीरा केस उसके बारे में बताया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। अदालत में जांच की प्रगति भी रखी गई और इस दौरान CBI की जांच प्रक्रिया, दस्तावेज, रिपोर्ट को लेकर कई बार सार्वजनिक बहस हुई। देश का ध्यान अब अदालतों की ओर था। 1993 में जो आवंटित किए गए थे वो अवैध हैं और 214 ब्लॉक में से, कोयला ब्लॉक में से 204 ब्लॉकों को रद्द कर दिया गया। यह भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना गया। हालांकि अदालत ने नहीं कहा कि आवंटन भ्रष्टाचार परिणाम था। संबंधित व्यक्ति अपराधी है। अदालत का मुख्य निष्कर्ष प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता पर था। जो आवंटन रद्द हुए थे उन पर असर बहुत पड़ा। कोयला ब्लॉक छोड़ने पड़े। केंद्र सरकार ने बाद में नीति अपनाई और कोयला ब्लॉक की पारदर्शिता शुरू की। सरकार का कहना था कि इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व भी अधिक बढ़ेगा। यही वह बदलाव था जिसने भारत की कोयला आवंटन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CBI ने विभिन्न मामलों में अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए। यह समझना जरूरी है, कोयला आवंटन विवाद कोई एक मुकदमा नहीं था, अलग अलग केस थे। उसमें हर केस का अलग अलग तथ्य था।
इसी कारण हर मुकदमे का फैसला भी अलग रहा। कुछ मामलों में विशेष सीबीआई अदालत ने कंपनियों और उनके अधिकारियों को दोषी ठहराया। उदाहरण के तौर पर जैसे बिनी आयरन स्टील उद्योग से जुड़े एक मामले में कंपनियों कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था। कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़े एक मामले में भी अदालत ने कुछ आरोपियों को दोषी माना। अन्य मामलों में भी कंपनियों तथा अधिकारियों को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने निर्णय संबंधित किस साक्ष्यों के आधार पर दिया, किन किन लोगों को राहत मिली, ये भी साथ में बताएंगे आपको कि दूसरी ओर कई मामलों में अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपियों को भी राहत दी। कुछ मामलों में आरोप समाप्त हुए, कुछ मामलों में आरोपी बरी हुए, कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जिसे अदालत ने स्वीकार किया। यही कारण है कि पूरा कोयला आवंटन विवाद एक ही फैसले से नहीं समझा जा सकता। अब आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाद। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ तालाबीरा द्वितीय कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े भी कानूनी कार्रवाई हुई। सीबीआई की जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में आधिकारिक कार्रवाई की और उस विशेष मामले में उनके खिलाफ आधिकारिक मुकदमा आगे नहीं चला। यह निर्णय केवल उसी मामले से संबंधित था, न पूरे कोयला आवंटन से। पूरा विवाद क्या था इसके बारे में भी जानिए। इस विवाद के बाद भारत में कोयला ब्लॉक आवंटन की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अब अधिकांश कोयला ब्लॉक आवंटन प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से किए जाने लगे। सरकार का तर्क था कि इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में अधिक जवाबदेही आएगी तो सरकार पर दबाव बना रहेगा। सवाल था कि आखिर इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। अलग अलग मामलों में अलग अलग कोयला आवंटन विवाद एक मामला नहीं बल्कि कई स्वतंत्र आपराधिक मामलों का एक समूह था। इसी कारण अदालतों के फैसले भी अलग रहे। कुछ मामलों में कंपनियों और उनके अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया, कुछ मामलों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी बरी भी हुए, कुछ मामलों में जांच एजेंसियों को अपनी क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। सभी आरोपी बरी हो गए और सभी आरोपी दोषी भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा हालिया फैसला जो अभी आया, चर्चित मामलों में से एक तालाबीरा द्वितीय कोयला ब्लॉक आवंटन था। मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मामले में आपराधिक कार्रवाई समाप्त कर दी और क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर तालाबीरा द्वितीय मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया गया। निर्णय केवल इसी विशेष मामले से संबंधित था, उसे कोयला आवंटन विवाद के सभी मामलों पर लागू नहीं किया जा सका। आखिर क्या थी वजह कि क्या कैग रिपोर्ट गलत थी? यह सवाल कहना गलत नहीं है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतिस्पर्धी नीलामी ने होने के कारण संभावित रूप से साक्ष्य नहीं मिल पाए। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि उस समय लागू नीति के अनुसार ये आवंटन किए गए थे। कैग का आंकड़ा एक अनुमान था, वास्तविक नकद नुकसान नहीं हुआ था। इसी कारण इस मुद्दे पर वर्षों तक आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक बहस चलती रही। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव नीति में बदलाव के रूप में सामने आया है। इसके बाद कोयला ब्लॉक के आवंटन में प्रतिस्पर्धी नीलामी को प्राथमिकता दी गई। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर अधिक जोर दिया गया। सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर सरकारी और संस्थाओं पर अधिक निगरानी बढ़ी। कृपया माफ कीजिए, क्या यह भारत की सबसे बड़ा कोयला घोटाला था? तो ये सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रहा है और आगे भी रहा है। कानूनी दृष्टि से वास्तविक स्थिति अधिक जटिल थी। अदालतों ने प्रक्रिया की वैधता, अलग अलग मामलों के साक्ष्यों और प्रत्येक आरोपी की भूमिका को अलग अलग परखा। इसी कारण हर मुकदमे का परिणाम अलग निकला। कोयला आवंटन विवाद में केवल एक राजनीतिक कहानी नहीं थी, यह कहानी सरकारी नीतियों की थी, जवाबदेही की थी, जांच एजेंसियों की थी, अदालतों की थी और लोकतंत्र संस्थाओं की भूमिकाओं की थी। यह विवाद ने यह दिखाया कि सार्वजनिक संस्थानों के आवंटन पर सवाल उठते हैं तो जांच उनका हिस्सा होती है। कई वर्षों तक यह मामला भारत के प्रशासनिक और कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण माना गया है और हालिया न्यायिक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको क्लीन चिट दी गई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे थे द इंडियन नरेटर। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।